हेलो एवरीवन। इस यूनिट के 3 मेजर पार्ट थे। सबसे पहला ग्राउंड वेव, उसके बाद स्काई वेव और अब थर्ड पार्ट है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके फंडामेंटल्स के बारे में और कुछ डेफिनेशंस जो हमें स्पेस वेव कम्युनिकेशन के बारे में याद रखनी चाहिए। स्पेस वेव कम्युनिकेशन जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, इसे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं और साथ ही साथ हम इसे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर ट्रांसमीटर एंटीना सिग्नल भेजता है और डायरेक्टली वो रिसीवर एंटीना पर जाकर रिसीव होता है। अब दूसरी बात यहाँ ये भी है कि अर्थ का सरफेस जो है वो कर्व्ड है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में होगा जिसको हम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब हम कहां से लेकर कहां तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं एक्चुअली। सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस जो कि कर्वेचर ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट होता है। सो स्पेस वेव कम्युनिकेशन लिमिट हो जाता है लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस क्या होता है और क्या उस चीज से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने अज्यूम किए अर्थ की सरफेस जो कि कर्व फॉर्म में हमने ली। यहाँ सेंटर ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ये रेडियस r, स्मॉल r। सपोज हमारी जो ट्रांसमिशन एंटीना की हाइट है वो है स्मॉल ht और रिसीवर एंटीना की हाइट है hr। सो इस पर्टिकुलर लोकेशन A से लेकर B तक हमें ट्रांसमिशन करना है। सो ये कर्व सरफेस है, जिसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, अगर हाफ हाफ में डिवाइड करें तो यहाँ एक एंटीना है और दूसरी तरफ ये एंटीना, हम ऐसा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हमें इस डिस्टेंस को निकालना होगा और यही बताता है स्पेस वेव कम्युनिकेशन की रेंज के बारे में भी। चलिए इस रेंज को कैलकुलेट करते हैं। रेंज कितनी हो गई यहाँ पर, ये d और दूसरा वाला d, इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है, जो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये रिलेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फाइनली निकल कर आ जाएगा, विच इज 2r, r is the radius of earth, ht इसका अंडर रूट और सिमिलरली फॉर द रिसीवर साइड। तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली, यहाँ पर पुट कर दी। चलिए अब इस r की वैल्यू भी ले लेते हैं जो होती है 6370 किलोमीटर। ये वैल्यू अगर हम रखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारा निकल कर आएगा, जो आपको याद रखना है, वो है 3.57 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट इट इज अंडर रूट ऑफ ht प्लस अंडर रूट ऑफ hr। सो d यहां पर जो बता रहा है वो है मैक्सिमम LOS डिस्टेंस, दैट इज लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पेस वेव प्रोपोगेशन। सो यहां पर ये लिमिट करता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन को कि हम कहां से लेकर कहां तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब एक कहानी आती है इफेक्टिव अर्थ रेडियस की। यहाँ पर एक लॉजिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम का। पहले इस थ्योरी को हम समझ लेते हैं। ये अर्थ की सरफेस मैंने ली, यहाँ ट्रांसमीटर एंटीना की बात करते हैं, रिसीवर एंटीना की बात करते हैं, जो कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस डायरेक्ट लाइन से जुड़ सकता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमने अज्यूम की कि म्यू जो है हमारा 1 है, मगर हमें एक चीज भी पता है, जैसे जैसे हम स्पेस की तरफ बढ़ते जाएंगे म्यू की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है, और नीचे ये ग्रेटर देन 1, बीच में कहीं इक्वल टू 1, और धीरे धीरे ये कम होती चली जाती है। सो एट अ डिस्टेंस हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली ट्रांसमिशन एंटीना की जो वेव्स हैं वो सडनली डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी एक्चुअली, जिसकी वजह से जो एक्चुअल हाइट है हमारी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं और जब वो रेरर मीडियम से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापसी नीचे आ जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि वो सीधे ना जाकर थोड़ा थोड़ा हाइट वो क्या कर देती है, डिके कर देती है। सो मैंने यहाँ पर इसी थ्योरी को लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, म्यू की यहाँ पर हम बात करें तो नियर द सरफेस क्या होता है, वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है, और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाते हैं हाइट पर तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, जिस डिक्रीज होने की वजह से हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है और हमारी वेव्स जो हैं वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है, मतलब एक्चुअल हाइट जो है वो कम होने लगती है। तो रेडियो वेव जो है जो पाथ फ्लो करेगी वो स्लाइटली डाउनवर्ड टू द कर्वेचर आ जाएगा। दिस मेक्स इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर देन द एक्चुअल रेडियस। मतलब यहाँ एक्चुअल रेडियस क्या होगा, वो कम हो जाएगा जब हम इफेक्टिव रेडियस r की बात हम कर रहे हैं। इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर लिया गया है
रेडियस ऑफ द अर्थ एज वेल एज द हाइट ऑफ द एंटीना। दिस इज फुल कर्वेचर यहाँ पर माना गया है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इस फिगर से इसी बात को अगर समझें, सो यहाँ से मेरी वेव अगर प्रोपोगेट होती है जिसकी वेलोसिटी v है, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा v dt, अगर वो dt टाइम के लिए ट्रेवल करती है। ये रेडियस हमारा r हो गया, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल हमारा जो डिफरेंट होगा, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारी रे पाथ को फॉलो करेगी। तो यहाँ दूसरी चीज ये भी है कि जो नॉर्मल रेडियस है, यहाँ पर इस तरीके से r लिया है और यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो दिखा रहे हैं ये एक्स्ट्रा हो गया है। एक्चुअली यहाँ अज्यूम किया गया कि रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, एक्चुअल जो हाइट है वो हमारी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो क्यों ना हम पहले से ही रेडियस को ज्यादा मानना स्टार्ट कर दें, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ही हम एंटीना की हाइट को डिजाइन करें। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर इफेक्टिव अर्थ रेडियस के कैलकुलेशन में। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो है आर डी थीटा। अगर एक पर्टिकुलर एंगल डी थीटा से वो मूव किया है, तो वी अगर वेलोसिटी है उस वेव की, तो यहाँ पर हो जाएगा वी डी टी। अब मानते हैं कि वो थोड़ी सी एक हाइट वहां पर बढ़ा दी है, तो आर प्लस डी एच डी थीटा, तो वेलोसिटी भी वी के अंदर हम इंक्रीज कर देंगे डी वी। फाइनली इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर से हम एक्चुअल पार्ट को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आर कर दिया और यहाँ पर माइनस वी कर दिया। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन निकल कर आ गई, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू डी वी बाई डी एच। तो इस वैल्यू को हम नेक्स्ट यूज करेंगे। उससे पहले हमें एक फॉर्मूला भी याद रखना है जो पीछे इस लेक्चर्स में था, वो था v इक्वल्स टू सी बाय अंडर रूट ऑफ के आर इक्वल्स टू सी बाय म्यू। तो ये रिलेशन हमारे पास पहले था, तो यहाँ पर हम डी वी बाय डी एच निकाल लेते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंगली। इसको हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद फिर से हमने वैल्यू को रखा जो कि सी बाय म्यू इक्वल्स टू वी। तो ये v यहाँ पर दोबारा से आ गया। म्यू इक्वल्स टू 1 हमने अज्यूम किया नॉर्मल एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंगली, तो मेरे पास डी वी बाई डी एच निकल कर आ गया, जो पीछे वाले रिलेशन के करस्पॉन्डिंगली होगा डी थीटा बाई डी टी के। अब हम फिर से यही वाली रिलेशन यूज करने वाले हैं, वी डी टी इक्वल्स टू आर डी थीटा। उसके करस्पॉन्डिंगली हमने सारी वैल्यूज रखी, इसको हमने कैलकुलेट किया। अब वही बात इस रिलेशन से प्रूव भी हो जाती है कि जो आर है हमारा, जो कर्वेचर का रेडियस है, वो हाइट के रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द म्यू विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज हमने प्रूव भी कर ली है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेडियस वहां पर पहले से बढ़ाकर चलते हैं, सो दैट हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, निकालना आसान हो जाए ट्रांसमीटर की हाइट को और रिसीवर की हाइट को। तो इन प्रैक्टिस यहाँ पर लिया जो जाता है वो 4/3 टाइम्स लिया जाता है रेडियस ऑफ अर्थ को। तो नॉर्मली आर हमने लिया, मगर यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टी एक्स एंड आर एक्स विच इज 4/3। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। तो यहाँ आर डैश हो जाएगा 4/3 आर। अब ये सारी वैल्यू को हम लेकर पीछे वाली रिलेशनशिप में जहां हमने कैलकुलेट किया था डी को, वहां पर पुट करेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फाइनल टर्म निकल कर आ जाएगी 1.414 अंडर रूट एच टी प्लस अंडर रूट ऑफ एच आर, 1.414 विच इज अंडर रूट 2। और यहाँ पर जो हाइट है वो लेनी है हमें फीट के अंदर, और फाइनल जो वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ माइल्स में आएगी। सारी चीजें अंदर यहाँ पर चेंज ऑलरेडी की हुई हैं। अगर न्यूमेरिकल आता है तो सीधा आप वैल्यू यहाँ पर रखिए और आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और जल्दी से हम याद कर लेते हैं। कुछ एक प्रॉब्लम ये भी थी जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बात करी कि यहाँ से लाइन ऑफ साइट जो है हमारी स्ट्रेट जा रही है, मगर कर्वेचर के पास आने के वो एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के अंदर जाएगी, तो वो सीधी ना आकर वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, टर्न कर जाती है अर्थ की तरफ। सो इसकी वजह से कुछ रेडियस हमारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कहा इसको आर नॉट और यहाँ पर कहा इसको आर। तो आर जो है वो है एक्चुअल, जिसको हम ऑप्टिकल होराइजन से जानते हैं, और जो एक्चुअल होता है उसको हम रेडियो होराइजन के नाम से जानते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑप्टिकल होराइजन एंड रेडियो होराइजन।
ऑप्टिकल होराइजन तो हमारा नॉर्मल है जो हमने कैलकुलेट किया, विच इज d1 प्लस d2। इसको हम ज्योमेट्रिकल होराइजन के नाम से भी जानते हैं, मगर कर्वेचर चेंज होने की वजह से जो वैल्यूज चेंज हुई उसको हम रेडियो होराइजन बोलते हैं। जब इफेक्टिव रेडियस हम क्या लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं। अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो रेडियो होराइजन निकल कर आता है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली √2h। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेस वेव प्रोपोगेशन फंडामेंटल्स। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फील्ड स्ट्रेंथ रिलेशनशिप कैलकुलेशन और उस पे इफेक्ट्स किस किस तरह से होते हैं।